नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 12 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। और इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और धांसू बनाने के लिए मैं फिर से आज लौट चुका हूं और आज मैं लेकर के आया हूं कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान में समकालीन विश्व की राजनीति की किताब का अध्याय 5 समकालीन दक्षिण एशिया, कंटेम्परेरी साउथ एशिया की बात कर रहे हैं। और इस बात में आज हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 2 है। कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर 2 है। इस चैप्टर में हम बात कर रहे हैं इस चैप्टर में बात कर रहे हैं हम अपने पड़ोसी देशों की। इस चैप्टर में हम लोग बात कर रहे हैं अपने क्षेत्र की, अपने एरिया की बात कर रहे हैं। तो अपने एरिया के बारे में तो हमें बिल्कुल शानदार धांसू तरीके से अपन को पढ़ना चाहिए। और यह चैप्टर नई एनसीईआरटी के अनुसार तीसरे नंबर पर है भैया। नई एनसीईआरटी के अनुसार तीसरे नंबर पे है। 2023-24 में यह चैप्टर तीसरे नंबर पे है, पर 2023-24 के जब नतीजे आएंगे आप लोगों को मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आप पॉलिटिकल साइंस में अपने अपने बोर्ड में पहले नंबर पर रहेंगे। और आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र। एक बार हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? हमने जाना था कि दक्षिण एशिया क्या है, दक्षिण एशिया का अर्थ जाना था। दक्षिण एशिया में हमने 7 देशों की बात करी थी। सबसे जो प्यारा देश है जो कि भारत, ठीक है। और आप सभी को एक गजब की जो न्यूज सुनने को मिली होगी वो ये है कि भारत का चंद्रयान 3 जो है वो सफलतापूर्वक चंद्रमा पर लैंडिंग कर चुका है। और ये सिर्फ और सिर्फ जो खुशखबरी है वो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, किसी एक संस्था के लिए नहीं है, ये 140 करोड़ लोगों की खुशखबरी है। ये सभी के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है कि भारत चांद पर पहुंच चुका है, ठीक है। और बड़ी खुशखबरी की बात है। ऐसे समय में तो आप सभी को मतलब सारी जगह मिठाई बांटनी चाहिए, फटाके वटाके फोड़ने चाहिए। बड़ी खुशी की बात है बच्चों, बड़ा गर्व महसूस इस बात को लेकर के होता है कि भारत चांद पर पहुंच चुका है। इसलिए हमारी तरफ से, ललन शेख की तरफ से और पर्सनली मेरी तरफ से हमारे देश के सभी वैज्ञानिकों को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत बधाई। हमारी सरकारों को बहुत बहुत बधाई। देश के हर एक एक नागरिक को बहुत बहुत बधाई। और जो हमारे वैज्ञानिकों ने मेहनत करी उस मेहनत को हमारी तरफ से बड़ा वाला सलाम है। जय हिंद है, जय भारत है, ठीक है। तो सबसे जो महान देश भारत दक्षिण एशिया का भाग है। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो अब हम, जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट में कि याद कैसे करना है, जैसे भारत है, अब यूं कर लिया। अब भारत में इधर देखते हैं तो पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान के बाद इधर देखते हैं तो बिल्कुल कंधे पे नेपाल और भूटान बैठे हुए हैं, ठीक है। कितने हो गए? 1 2 3, इधर बांग्लादेश 4, 5वां भारत है ही, 2 नीचे है श्रीलंका और मालदीव। ये 7 देश मिलकर करके क्या है, दक्षिण एशिया की बात करते हैं। ये साउथ एशिया के भाग में आते हैं। इस पूरे वाले एरिया को भारतीय उपमहाद्वीप भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था। इस दक्षिण एशिया की जो सुरक्षा कर रहा है, उत्तर में सुरक्षा करता है महान पर्वत हिमालय, दक्षिण में हमारे पास है हिंद महासागर, पश्चिम में हमारे पास अरब सागर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ियां हैं। ये चारों तरफ से इस दक्षिण एशिया के इलाके को संसाधन देती है और इसकी सुरक्षा प्रदान करने में एक बड़ी भूमिका निभाती है। अब इस दक्षिण एशिया में जो सबसे बड़ा, सबसे महान देश जो है, जो कि भारत है, उस भारत के बारे में आप सभी ने स्वतंत्र भारत की राजनीति में पढ़ चुके हैं कि भारत में किस प्रकार से लोकतंत्र की शुरुआत हुई, कितने मुश्किल तरीकों से भारत में लोकतंत्र की स्थापना हुई, किस प्रकार से हर चुनौतियों को भारत के जो नेता है उन्होंने बड़े हिम्मत के साथ और एकता का संकल्प लेकर करके उन मुसीबतों का सामना करा कि साहब एकता बनाए रखनी है। तो हमने ये सब कुछ भारत के बारे में स्वतंत्र भारत की राजनीति की किताब में हम लोगों ने पढ़ लिया था। बिल्कुल जीरो से लेकर के एडवांस लेवल तक का जो होता है वो सब कुछ हम वहां पे पढ़ चुके हैं। परंतु अब इस दक्षिण एशिया में भारत के अलावा जो अन्य देश हैं, जो 6 देश हैं, उन 6 देशों में देखेंगे कि वहां पे राजनीतिक जो हेराफेरी रही है वो कैसे रही है। लोकतंत्र रहा है, राजतंत्र रहा है, सेना का शासन रहा है, नहीं रहा है, ये सब कुछ हम लोगों को जानना है। और इसमें जो शुरुआत हम लोग करेंगे वो करेंगे पाकिस्तान से। किससे शुरुआत करेंगे? पाकिस्तान से शुरुआत करेंगे। और पाकिस्तान में देखिए, पाकिस्तान में बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि शासन चला रहा कौन है, सेना चला रही है या लोकतंत्र चला रहा है। तो सेना का शासन भी ज्यादा समय रहा है और कभी कभार बीच में लोकतांत्रिक शासन भी रहा है। अब आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं, वैसे शायद आप लोगों को पता होगा और नहीं भी पता तो फिर भी बता देता हूं। और इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा जब हम बांग्लादेश की बात करेंगे तब और भी इस मुद्दे को डिस्कस करेंगे। जब 1947 में भारत आजाद होता है
तो भारत जो है दो भागों में बनाया जाता है, एक भारत की सीमा क्षेत्र होता है और एक पाकिस्तान का सीमा क्षेत्र होता है। अब पाकिस्तान को उस समय दो सीमा क्षेत्र, दो एरिया दिए जाते हैं। एक को कहा जाता है बच्चों पश्चिमी पाकिस्तान। कौन सा पाकिस्तान? पश्चिमी पाकिस्तान। और दूसरे को कहा जाता है पूर्वी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान तो जो आज का पाकिस्तान है वो है ही, और पूर्वी पाकिस्तान जो कि 1971 में बांग्लादेश बन गया था। ये अपन ने स्वतंत्र भारत की राजनीति वाले किताब में पढ़ लिया। जब 1971 में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, उस समय बांग्लादेश को मदद भारत ने करी और बांग्लादेश को पश्चिमी पाकिस्तान से, या आज के मौजूदा जो पाकिस्तान है उससे आजाद कराया। पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान मतलब आज के बांग्लादेश पे बड़ा शोषण करा करता था, बड़ा अत्याचार कराता था, भेदभाव करता था, तो इसलिए वहां के लोग परेशान हो चुके थे और आजादी की जो मांग है वो मांग कर रहे थे। तो अब 1971 तक तो ये दोनों पाकिस्तान के पास थी, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। तो 1971 तक की तो कहानी दोनों पे लागू होगी, और 1971 के बाद की जो कहानी है वो पश्चिमी पाकिस्तान पर ही, मतलब आज के पाकिस्तान पर लागू होगी। चलिए शुरू करते हैं। पाकिस्तान में पहले संविधान के बनने के बाद देश के शासन की जो भागडोर है वो जनरल अयूब खान ने अपने हाथों में ले ली और जल्द ही अपना निर्वाचन भी करा लिया। अब देखिए, अब चीजों को बड़े शानदार तरीके से मैं आपको समझा देता हूं। जैसे कि सबसे पहले तो जो वहां का पहला संविधान बनता है वो कब बनता है? 1956 में, 1956 में बनता है। कब बनता है? 1956 में बनता है। अब देखिए 1947 में भारत और पाकिस्तान दोनों एक साथ आजाद होते हैं, और देखिए आज भारत कहां पहुंच चुका है? चंद्रमा पर भी पहुंच चुका है। तो भारत निरंतर लगातार प्रगति करता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। 1947 में दोनों देश आजाद होते हैं, और 3 साल के अंदर अंदर भारत दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सर्वश्रेष्ठ संविधान बना करके तैयार कर लेता है। सिर्फ और सिर्फ 3 साल के अंदर अंदर 1950 में उसको लागू कर दिया जाता है। पर इनका जो पहला संविधान बनकर के तैयार होता है वो होता है 1956 में, 1956 में वो संविधान तैयार होता है। और ये संविधान तैयार होने के बाद, 1956 में तैयार होने के बाद 2 साल के बाद ही इस संविधान को हटा दिया जाता है, और 1958 में किसका शासन आ जाता है? सेना का शासन आ जाता है। किसका शासन आ जाता है? सेना का शासन आ जाता है। सेना के जो अध्यक्ष होते हैं कौन? जनरल अयूब खान। वो क्या कर लेते हैं, जो पावर है, जो सत्ता है, उसको अपने हाथ में ले लेते हैं। जो पावर है उसकी जो बागडोर है वो अपने हाथ में संभाल लेते हैं, और फिर अपने आप को निर्वाचित भी ये दिखा देते हैं। एक जो कहते हैं ना मुखौटा लगाना, लोकतंत्र का मुखौटा लगा देते हैं कि देखिए साहब हम तो लोकतांत्रिक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आज आपको बताता हूं, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा नहीं होता कि अपने चेहरे पे कोई मुखौटा लगा लेते हैं। अब अलग चेहरा दूसरा है और मुखौटा अलग है, तो सच में तो क्या है कि सेना का शासन चल रहा है, लोकतांत्रिक नहीं है, परंतु उसको रूप दे दिया लोकतंत्र का कि हाँ भैया लोकतंत्र। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं, उत्तर कोरिया, आज नॉर्थ कोरिया जो है, किम जोंग उन भैया, मैंने बताया था आपको लास्ट चैप्टर में, हर 5 साल में वहां पर चुनाव होते हैं। अब सच में वो तानाशाही शासन है वहां पर, परंतु उन्होंने लोकतंत्र का रूप दे दिया। देखो लोकतंत्र का चुनाव कराना, और हमने चुनाव करा के यहाँ पे सरकार बनाई है, जो कि सही बात नहीं है। तो संविधान यहाँ का 1956 में बना, 2 साल में हट गया सेना का शासन। अब आप गर्व करिए भारत के संविधान पे, ठीक है। आप कक्षा 11 से संविधान 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 पढ़ते आ रहे हैं। आप देखिए नेपाल में 6 बार संविधान में परिवर्तन हो गए, 6 बार संविधान ही हटा दिया, परिवर्तन की क्या बात है। पाकिस्तान में तो समझ में नहीं आया कि सेना का शासन है, क्या चल रहा है, अपनी गजब ही वहां पता नहीं क्या ही हो रहा है, ठीक है। 1956 2 साल के बाद ही हट गया, ठीक है। श्रीलंका में इतने जातीय संघर्ष हुए, इतने गृह युद्ध हुए, हर जगह कितनी समस्या हुई, परंतु हमारा संविधान सबकी आकांक्षाओं को, सबकी इच्छाओं को पूरा करता हुआ अभी तक हमारे देश का संविधान चल रहा है। सबसे दुनिया के बेहतर संविधानों में से एक है हमारा देश का संविधान, ठीक है। तो ये इनका 1956 में बना, 1958 में हट गया। अब आप ये सोचिए कि 1947 से लेकर करके 1956 तक यहाँ पे क्या घटनाक्रम चला है उसको समझो, ठीक है। 1947 में जैसे आजाद होते हैं तो जो मोहम्मद अली जिन्ना होते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना अपने आप को गवर्नर जनरल घोषित कर लेते हैं। गवर्नर जनरल एक प्रकार से मतलब सबसे बड़ी जो पोस्ट है उस पोस्ट पे अपने आप को घोषित कर लेते हैं कि हाँ भैया मैं पाकिस्तान का गवर्नर जनरल हूं, मतलब पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो पोस्ट है उस पे बैठ जाता हूं। और इसी के साथ जो वहां की असेंबली होती है उस असेंबली के स्पीकर, मतलब उस असेंबली के अध्यक्ष भी घोषित कर लेते हैं, मतलब जो वहां के संसद होती है उसका अध्यक्ष भी घोषित कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो मोहम्मद अली जिन्ना है उनकी डेथ 1948 में हो जाती है। कब हो जाती है? शायद 11 सितंबर के आसपास है, सितंबर ही है, सितंबर 1948 में उनकी डेथ हो जाती है। ओके, अब 1947 में गवर्नर जनरल जो बनते हैं मोहम्मद अली जिन्ना बनते हैं, और एक व्यक्ति है जिनका नाम है लियाकत अली।
इनको क्या कर दिया जाता है, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। तो लियाकत अली भी 1951 में चल बसते हैं। तो अब गवर्नर जनरल बने मोहम्मद अली जिन्ना और उसके बाद लियाकत अली उनके साथ प्रधानमंत्री बनते हैं और दोनों 1951 तक चल बसते हैं। 1951 से 1956-57 तक मतलब पाकिस्तान में 5 से 6 बार प्रधानमंत्री बदलते हैं। गजब की उठक पटक होती है, ठीक है। बड़े बड़े चेंजेस ये देखने को मिलते हैं, कभी वो हट गया, फिर उसको प्रधानमंत्री बन गया, वो बन गया, और फिर फाइनली 1958 में जनरल अयूब खान, जहां ये शब्द जनरल लग जाता है ना बेटा, ये जनरल शब्द किसको दर्शा रहा है, मिलिट्री को दर्शा रहा है, आर्मी को दर्शा रहा है। तो आर्मी की पोस्ट होती है जनरल, कौन है, अयूब खान है, उन्होंने सारी बागडोर अपने हाथ में संभाल ली। मतलब 47 से 58 तक जो शासन चला, कैसे न कैसे करके इस प्रकार से शासन चला है, पर 58 में फाइनली क्या है, सेना का शासन आ जाता है। मतलब जनरल अयूब खान जो है वो वहां के राष्ट्रपति के तौर पे, वहां के सबसे बड़े मुखिया के तौर पे खुद को घोषित कर लेते हैं। उनके शासन के खिलाफ जनता का गुस्सा भड़का और ऐसे में उन्होंने अपना पद छोड़ना पड़ा। अब देखिए, पाकिस्तान की जनता लोकतंत्र को चाहती थी, डेमोक्रेसी को चाहती थी, तो इस प्रकार से जो सेना का शासन आया और जनरल अयूब खान के विरोध में क्या हुआ, लोगों ने अगुवाई करी। लोगों ने कहा कि नहीं, ये जो शासन है ये गलत है, ये सेना का शासन जो है वो हटना चाहिए। तो जनता का गुस्सा भड़का और उसके बाद फाइनली क्या हुआ कि जनरल अयूब खान को अपनी सीट छोड़नी पड़ी। इससे एक बार फिर सैनिक शासन का रास्ता साफ हुआ और जनरल याहिया खान ने शासन की बागडोर संभाली। अब देखिए, लोकतंत्र जो है ना, लोकतंत्र इसलिए बढ़िया है, लोकतंत्र में क्या है, एक तो हर 5 साल में भैया चुनाव फिक्स कर रखें कि हर 5 साल में, 4 साल में, 6 साल में एक नियमित समय के बाद आपको चुनाव कराने हैं। तो पता रहता है हाँ भाई 5 साल के बाद चुनाव होने हैं, तो लोकतंत्र बेस्ट है। दूसरी बात, लोकतंत्र में हमेशा लोग की व्यवस्था है, तो लोग अपने हिसाब से देखते हैं कि सरकार हमारे लिए हितकारी है या नहीं है, ठीक है। और लोकतंत्र अगर एक बार जम जाता है ना बेटा, तो बहुत अच्छे से चलता रहता है। बस उसको शुरुआत में जमाने में समस्या आती है, जैसे कि हमने स्वतंत्र भारत की राजनीति किताब में देखा, जब अध्याय 2 हम लोगों ने उसका पढ़ा था कि एक दल के प्रभुत्व का दौर, उसमें देखा कि काफी जो देश भारत के आसपास ही आजाद हुए थे, भारत जिस समय आजाद हुआ उसके आसपास ही आजाद हुए अफ्रीका एशिया के काफी देश, जिन्होंने गैर लोकतांत्रिक शासन अपनाया और उन्होंने ये कहा कि हम कुछ समय बाद लोकतंत्र अपना लेंगे, अभी लोकतंत्र वाली स्थितियां नहीं है। पर फिर बाद में क्या हुआ, वहां पर वो शासन कभी लोकतांत्रिक आ ही नहीं पाया। लोकतंत्र दुनिया का सबसे बेस्ट शासन है और लोकतंत्र में जनता को एक बात और ध्यान रखनी चाहिए, जो कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहा करते थे कि डेमोक्रेसी में पूजा नायक है वो खतरनाक है। मतलब हम किसी लीडर को बिल्कुल यूं पूजने लगते हैं कि नहीं नहीं साहब ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, तो फिर क्या होता है कि अगर वो व्यक्ति चला जाता है, देखिए 2 नुकसान हो सकते हैं। या तो वो व्यक्ति अपने आप को सर्वोच्च समझ ले, तो वो हो सकता है कि तानाशाही में, लोकतंत्र को तानाशाही में परिवर्तित कर दे। या दूसरा क्या हो सकता है कि अगर वो व्यक्ति चला गया, उसने रिजाइन कर दिया, उसकी डेथ हो गई, तो क्या होगा कि हमारे सत्ता बिल्कुल खाली सी हो जाएगी, वैक्यूम सा क्रिएट हो जाएगा कि अब कौन, वो चले गए तो अब देश को कौन संभालेगा। जैसा कि नेहरू जी के समय में हुआ कि अब 1964 में उनकी डेथ हुई तो पूरी दुनिया में ये हुआ कि अब नेहरू जी चले गए, मतलब लोकतंत्र चला गया भारत से, पर ऐसा नहीं हुआ। तो अब जैसे ही यहां पर जनरल अयूब खान के खिलाफ आंदोलन प्रदर्शन होते हैं, वो हटते हैं, सीट खाली होती है और खाली जगह का फिर से फायदा किसने उठाया, सैनिक शासन ने उठाया। और अब यहां का शासन किसने संभाला, याहिया खान। किसने संभाला, याहिया खान ने संभाला, यह है याहिया खान। तो यहां पर फिर से क्या हुआ, 1947 से 58 तक कहीं ना कहीं थोड़ा लोकतंत्र था। 58 के बाद आप देखिए, 58 से लेकर के 71 तक जो चलेगा वो कहीं ना कहीं मिलिट्री का ही रूल चलेगा। अब अयूब खान, जनरल अयूब खान के बाद याहिया खान। याहिया खान के सैनिक शासन के दौरान पाकिस्तान को बांग्लादेश संकट का सामना करना पड़ा और 1971 में भारत के साथ पाकिस्तान का युद्ध हुआ। अब याहिया खान के सैनिक शासन के दौरान, जब पाकिस्तान में याहिया खान का सैनिक शासन चल रहा था, मतलब सेना का शासन चल रहा था और सेना की सबसे बड़े पोस्ट पे याहिया खान थे, इसलिए मतलब वहां के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जो भी आप कहना चाहते हैं, वो याहिया खान थे। उसी समय में बांग्लादेश संकट का सामना करना पड़ा, मतलब 1971 में। अब यहां पर सवाल पूछ लिया जा सकता है कि 1971 में बांग्लादेश संकट के समय पाकिस्तान का मुखिया कौन था, तो कौन था, याहिया खान था। तो उस समय क्या हुआ, बांग्लादेश संकट का सामना करना पड़ा, मतलब बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन हुए, बांग्लादेश अपनी आजादी की मांग कर रहा है और वो भारत से समर्थन मांगता है और भारत उनके पक्ष के लिए 1971 में क्या करता है, पाकिस्तान के साथ युद्ध करता है। कौन से पाकिस्तान के साथ, पश्चिमी पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान के साथ युद्ध करता है।
वेस्ट पाकिस्तान के साथ युद्ध करता है, किसको बचाने के लिए? पूर्वी पाकिस्तान, जिसको आज हम लोग बांग्लादेश कहते हैं। युद्ध के परिणाम स्वरूप पूर्वी पाकिस्तान टूटकर एक स्वतंत्र देश बना और बांग्लादेश कहलाया। अब इस युद्ध का 1971 का जो युद्ध हुआ, जो लड़ाई हुई, उसका क्या परिणाम आया? उसके जो रिजल्ट थे, वो रिजल्ट क्या है कि जो पूर्वी पाकिस्तान है वो टूट करके एक स्वतंत्र देश बना और बांग्लादेश कहलाया। मतलब जो पूर्वी पाकिस्तान है वो पश्चिमी पाकिस्तान से हट गया, अलग हो गया और अलग होकर के एक नया देश बना लिया, जिसको आज हम लोग बांग्लादेश कहते हैं। ये बांग्लादेश का भी मैटर क्या है बच्चों, देखिए अब जो पूर्वी पाकिस्तान था, जिसे आप आज बांग्लादेश कहते हैं, ये जो कट करके बना था, ये भारत के बंगाल में से बना था। तो यहाँ की जो मुस्लिम आबादी भी थी, उस पर भी क्या है, बांग्ला जो भाषा है ना, उसका बड़ा प्रभाव था। जैसे आप देखेंगे पश्चिम बंगाल में जाएंगे तो वहाँ पर रुपया को रुपया नहीं बोलते, टका बोलते हैं, ठीक है। ऐसे बांग्लादेश में टका बोला जाता है। तो वहां के जो लोग हैं वो बांग्ला बोला करते थे, पर जो पश्चिमी पाकिस्तान के लोग हैं वो उर्दू ज्यादा डोमिनेंट वाले थे। तो इनको ये और काफी मामले थे, एक ही मामला, ऐसी बात नहीं, एक ही। तो इसके कारण ये हमेशा अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहते थे, इसलिए वहां के लोगों ने विरोध करा और इसलिए फिर वहां का बांग्लादेश, मतलब बांग्ला बोलने वालों का देश, बांग्लादेश नाम वहां पर आ गया। इसके बाद पाकिस्तान में जुल्फिकर अली भुट्टो के नेतृत्व में एक निर्वाचित सरकार बनी जो 1971 से 1977 तक चलती है। तो ये कौन है? जुल्फिकर अली भुट्टो है, इनका नाम याद रखिएगा। देखिए 1947 से 58 तक लगभग हम कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत लोकतंत्र के रूप में चल रहा था। 1958 से लेकर करके 1971 तक क्या चल रहा है? सैनिक शासन चल रहा है। मतलब यहाँ पे लोकतंत्र सैनिक शासन, लोकतंत्र सैनिक शासन चलता रहता है। अब 1971 से लेकर करके 1977 तक क्या है? लोकतंत्र आया है और इस बार निर्वाचित सरकार बनती है, मतलब जनता के द्वारा निर्वाचन कराया गया है, जनता ने चुना है और जनता ने चुन करके जुल्फिकर अली भुट्टो के नेतृत्व में, मतलब जुल्फिकर अली भुट्टो क्या है? लीडर है और इन लीडर बना करके इनको प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति बना करके यहाँ पे एक निर्वाचित सरकार बनाई गई है। यह है जुल्फिकर अली भुट्टो। 1977 में जनरल जियाउल हक ने इस सरकार को गिरा दिया। अब देखिए, अब निर्वाचित सरकार थी, ठीक है। जो लोकतांत्रिक सरकारें हैं वो वहां की सेना को पसंद नहीं थी। देखिए कारण क्या था, अभी आज के लेक्चर में हम ये भी जानेंगे कि क्यों पाकिस्तान में लोकतंत्र सफल नहीं हो पाया। देखिए जो वहां की आर्मी है, जो वहां की सेना है ना, उस सेना को हमेशा एक डर रहता था कि भारत हमारा पड़ोसी मुल्क है और कल को क्या है कि भारत हम लोगों पर अटैक कर करके हम लोगों को तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा। और इसलिए क्या है कि मिलिट्री को ज्यादा पावरफुल रहना चाहिए। अगर लोकतंत्र हो गया तो लोग फालतू की डिमांडें करेंगे और देश कमजोर पड़ेगा और उसके चक्कर में कभी भी भारत हम पर अटैक कर सकता है। इसलिए क्या है, मिलिट्री को ज्यादा ताकत दो और मिलिट्री को ज्यादा ताकत देकर करके हम पाकिस्तान को मजबूत बनाए रखेंगे, जिससे भारत कभी भी अटैक नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान की जो हालत खराब हुई है ना, इसका कारण क्या है? देखिए जैसे देखो, दो लोग होते हैं। एक लोग तो ऐसे होते हैं जिनको बीमारी होती है, ठीक है, और एक ऐसे लोग होते हैं जिनको बीमारी नहीं होती, वो वहम से, डर से ही डर जाते हैं, ठीक है, डरते रहते हैं। एक कहानी आपको सुनाता हूँ। ऐसा था कि एक व्यक्ति था, तो एक जो दूध की दुकान थी, उस दूध की दुकान पे क्या था कि भैया बहुत अच्छा दूध मिला करता था। तो वो एक दो जने जाया करते, तो बोला भाई दूध बहुत स्वादिष्ट, एक बार पियो, बहुत ही आनंद ही आ गया उस दिन। तो फिर वो कभी भी महीने 2 महीने उस एरिया में तरफ जाना होता तो बढ़िया बोले। अब फिर एक दिन उसने व्यक्ति ने बोला, यार भैया वो उस वाला दिन जो दूध पिया था ना, 1 नंबर था, उस दिन जो मिलाया वो बताओ ना। तो बोले भाई उस दिन मिलाया कुछ नहीं था, उसमें पता नहीं क्या सांप गिर गया था या क्या हो गया था, बोले वो उसके कारण। तो वो व्यक्ति भैम से मर गया। इतने दिन पी लिया, सब कुछ था, सही चल रहा था, पर वो अब भैम से मर गया। तो कुछ लोग क्या होते हैं, बीमारी होती नहीं, वहम से मर जाते हैं। इसी प्रकार से क्या है, पाकिस्तान का भी ये सीन है। भारत का इतिहास उनको जानना चाहिए। भारत वो देश है जिसने कभी आगे से किसी पर आक्रमण नहीं करा। और मैं आपको ये बात भी बता दूं कि भारत ने आज तक युद्ध भी लड़े ना, तो दूसरों को बचाने के लिए लड़े। 1962 में चाइना का युद्ध लड़ा तो तिब्बतियन लोगों को बचाने के लिए लड़ा। 1971 में पाकिस्तान से युद्ध लड़ा तो बांग्लादेश को बचाने के लिए लड़ा। तो जब भी युद्ध लड़े हमने तो विश्व की रक्षा करने के लिए ही लड़े। ऐसी मानसिकता वाला देश अगर आपका पड़ोसी है तो गर्व महसूस होना चाहिए। तो पाकिस्तान को एक गलत साइकोलॉजी उन्होंने दिमाग में बिठा ली कि नहीं भारत हम पे अटैक कर देगा, और उस भ्रम के चक्कर में क्या है, वहां पे लोकतंत्र को एस्टेब्लिश नहीं होने दिया और वहां पे सेना को ज्यादा ताकत, सेना को ज्यादा पावर देकर करके रखी। और सेना को जब ज्यादा पावर देकर करके रखी, लोकतंत्र हुआ नहीं, तो वहां पे जनरली लोगों का गृह युद्ध चलना, लोगों का विरोध प्रदर्शन चलना, ये चलता ही रहा।
अब यहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार आई, यहाँ की सेना को ये बात बिल्कुल भी अच्छा नहीं था कि लोकतंत्र हो, क्योंकि उनके मन में तो डर था। ठीक है, अरे भाई जब सेना का शासन था तब भी तो युद्ध लड़ा था, तब भी हार गए, 47 में हारे, 65 में हारे, 71 में हारे। ठीक है, सेना के शासन के समय पर भी तो हारते ही जा रहे हैं ना, तो लोकतंत्र का कोई ऐसा लिंक नहीं है इस बात पर। ठीक है ना, तो अब लोकतंत्र की सरकार हटा दी और जो जिया उल हक है, जो जनरल है, मिलिट्री के आदमी है, इन्होंने सरकार को गिरा दिया। 1982 के बाद जनरल जिया उल हक को लोकतंत्र समर्थक आंदोलन का सामना करना पड़ा और 1988 में एक बार फिर बेनजीर भुट्टो के नेतृत्व में लोकतांत्रिक सरकार बनी। तो अब देखिए, अब 1977 में सरकार को गिरा दिया गया था, तो 1977 से लेकर करके आप कह सकते हैं 1988 तक क्या चला, सेना का शासन। पहले लोकतंत्र, फिर सेना, फिर लोकतंत्र, फिर सेना। अब 1988 में 1988 में क्या बनी है, फिर से लोकतांत्रिक सरकार बनी है, फिर से जनता द्वारा लोगों को चुना गया है। और इस बार लीडर कौन है, बेनजीर भुट्टो है। बेनजीर भुट्टो कौन है, जुल्फिकर अली भुट्टो की बेटी है। बेनजीर भुट्टो कौन है, जुल्फिकर अली भुट्टो की बेटी है। और फिर बेनजीर भुट्टो को भी 2007 में इनकी हत्या कर दी जाएगी। ठीक है, बेनजीर भुट्टो की 2007 में हत्या कर दी जाएगी। किसकी बेटी है, जुल्फिकर अली भुट्टो की बेटी है। पहले जुल्फिकर अली भुट्टो 1971 में लोकतांत्रिक सरकार लेकर के आए थे, अब फिर उनकी बेटी 1988 में लोकतांत्रिक सरकार पाकिस्तान में बनाती है। पाकिस्तान में इसके बाद की राजनीति बेनजीर भुट्टो की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के आपसी होड़ के इर्द गिर्द घूमती रही। अब यहां पे जो पाकिस्तान की राजनीति है वो बेनजीर भुट्टो की जो पार्टी है, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, मतलब ट्रिपल पी, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, और जो मुस्लिम लीग जो वहां की पार्टी है, उन दोनों के होड़ के इर्द गिर्द घूमती रही। मतलब इन दोनों में रेस लगती रही, कभी वो आगे कभी वो आगे। ये जो है ये बेनजीर भुट्टो है। निर्वाचित लोकतंत्र की यह अवस्था 1999 तक कायम रही। तो अब देखिए 1988 से लेकर के 1988 से लेकर के 1999 तक क्या रहा, लोकतंत्र रहा, डेमोक्रेसी रही। ठीक है, लोकतंत्र रहा। एक बार फिर अपन लिस्ट को रिवाइज कर लेते हैं, लिस्ट बनवा देता हूं मैं आपकी इस पर भी। 1947 से लेकर करके 1958 तक आप लोकतंत्र कह सकते हैं, लोकतंत्र। ठीक है, उसके बाद 1958 से 71 तक मिलिट्री में एम लिख देता हूं। फिर 1971 से 77 तक डेमोक्रेसी लोकतंत्र डी लिख देता हूं। फिर 77 से 88 तक 88 तक फिर मिलिट्री का रूल आ जाता है। फिर 1988 से लेकर करके 99 तक फिर डेमोक्रेसी आ जाती है। फिर 99 से लेकर के 08 तक फिर मिलिट्री का रूल आ जाता है। और 2008 से लेकर के अभी 8% तक तो डेमोक्रेसी ही चल रही है, लोकतंत्र ही चल रहा है। 1999 में एक बार फिर सेना ने दखल दी और जनरल परवेज मुशर्रफ ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को हटा दिया। तो यह है नवाज शरीफ और यह है जनरल परवेज मुशर्रफ। तो यह प्रधानमंत्री थे उस समय। ठीक है, और निर्वाचित सरकार थी, परंतु इस निर्वाचित सरकार को फिर से सेना के जो सबसे बड़ा पदाधिकारी है जनरल परवेज मुशर्रफ, उन्होंने हटा दिया और फिर से पाकिस्तान की सत्ता पर किसका शासन स्थापित कर दिया, सेना का शासन स्थापित कर दिया। 2001 में परवेज मुशर्रफ ने अपना निर्वाचन राष्ट्रपति के रूप में कराया और 2001 में परवेज मुशर्रफ ने अपने आप को क्या है, राष्ट्रपति बना लिया। अब आइए आपको थोड़ी सी ये जो कहानी है, इस कहानी को मैं समझा देता हूं। परवेज मुशर्रफ और नवाज शरीफ जो वाली जो कहानी है, उस कहानी को समझा देता हूं। 1999 में बच्चों कारगिल का युद्ध भी हुआ था, ये आप लोगों ने पढ़ा था। और ये भी उस समय मैंने पढ़ाया था, स्वतंत्र भारत की राजनीति में जब भी पढ़ा था कारगिल का युद्ध, तो उस समय ये भी आप लोगों को बताया था कि जब कारगिल का युद्ध चल रहा है, ठीक है, तो उस समय वहां पे क्या हो जाता है, तख्ता पलट की तैयारियां हो जाती हैं। ठीक है, तो लोकतंत्र के चल रहा था और इधर युद्ध चल रहा था और युद्ध के टाइम पर ही वहां पे सत्ता पलट कर देने की कोशिश चल रही थी। अब देखिए 1999 में 1999 में क्या होता है, जनरल जो परवेज मुशर्रफ है वो किसको हटा देंगे, नवाज शरीफ को हटा देते हैं। जनरल परवेज मुशर्रफ क्या है, खुद को हेड घोषित कर लेते हैं, खुद को हेड घोषित कर लेंगे कि हाँ भैया आज से जो मुखिया हूं वो मैं मुखिया हूं। उसके बाद क्या करते हैं बच्चों, 2001-2 में अपने आप को राष्ट्रपति घोषित कर करके राष्ट्रपति घोषित कर देते हैं। अपने आप को क्या कर दिया, राष्ट्रपति घोषित कर दिया कि साहब आज से क्या हूं, मैं राष्ट्रपति हूं। और एक झूठा जनमत संग्रह कराया, जनमत संग्रह।
जनमत संग्रह का मतलब होता है, इंग्लिश में इसको रेफरेंडम कहा जाता है। मतलब यह होता है कि लोगों के द्वारा वोटिंग, किसी भी मुद्दे पे, किसी भी टॉपिक पे जनता के द्वारा वोट। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज मैं बोलूं कि मैं जो पढ़ा रहा हूं अच्छा पढ़ा रहा हूं, तो इस पे वोट करो, हाँ ना हाँ ना, तो ये वोटिंग आप लोगों से करवा ले किसी भी टॉपिक पे। तो यहां पे क्या है, जनरल परवेज मुशर्रफ ने एक जनमत संग्रह कराया, उस जनमत संग्रह में खुद को दिखाया कि मैं विजयी हूं। परंतु वहां का मीडिया, वहां का मानव अधिकार संगठन सबने कहा ये जो जनमत संग्रह है ये फेक है, ये गलत है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, इसमें कोई जनता का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये सब अपनी मर्जी से इसने फेक दर्शाया है। 2002 में जनमत संग्रह से खुद को राष्ट्रपति घोषित कर लिया, आगे के 5 साल तक को खुद को बना करके रखने की बात उसने कह दी। यहां पर फिर 2002 में ही एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर लेकर के आता है, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। इस लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के तहत पाकिस्तान के संविधान को हटा दिया जाता है और उसमें कुछ बदलाव कर दिए जाते हैं, उसको चेंज कर करके क्या करा जाता है, इसमें कहा जाता है कि 2 असेंबली बनेंगी। 2 असेंबली क्या होंगी, एक होगी राष्ट्रीय असेंबली, एक होगी राष्ट्रीय असेंबली और एक होगी प्रांतीय असेंबली। राष्ट्रीय असेंबली मतलब नेशनल असेंबली और प्रांतीय असेंबली मतलब स्टेट असेंबलीज या प्रोविंशियल जो असेंबली अपन कहते हैं वो। राष्ट्रीय असेंबली को आप भारत की संसद की तरह देख सकते हैं कि जैसे भारत की संसद है जो राष्ट्रीय स्तर पर होती है, और प्रांतीय का मतलब हो गया हर राज्यों में असेंबली, या जैसे हमारे राज्यों में विधानसभाएं होती हैं, राज्यों में जो सरकार बनती है वो। अब यहां पे राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियां बना दी, बोला इसके लिए हर 5 साल में चुनाव कराए जाएंगे, जनता द्वारा चुने जाएंगे। अब आप बोलोगे कितना अच्छा काम करा है लोकतंत्र के रूप में, बहुत बढ़िया बात है। परंतु यहां पर जो भी लोग चुन करके आएंगे, इनमें जो सबसे सर्वोच्च होगा वो देश का राष्ट्रपति होगा, जो कि जनरल परवेज मुशर्रफ है। इनके किसी भी फैसले को जनरल परवेज मुशर्रफ बदल सकता है। मतलब क्या है कि जिनको जनता ने चुना उनके फैसलों की कोई वैल्यू नहीं है, जिनको जनता ने चुना उनके फैसलों की कोई वैल्यू नहीं है भैया। फिर कैसा लोकतंत्र, फिर कैसा लोकतंत्र। आज मैं बोलूं भैया ये व्यक्ति मेरे लिए बोलेगा, ये जो बोल रहा है उसकी कोई बात ही नहीं मान रहा, फिर भैया क्या बात है, मेरे वोटिंग का कोई मतलब ही नहीं रहा। तो जनता यहां पे बैठे लोगों को चुन रही है, पर ये कोई भी फैसला ले उस फैसले को जनरल परवेज मुशर्रफ बदल सकता है। मतलब पूरे देश में तो जो तो क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो सारी की सारी पावर परवेज मुशर्रफ के पास है, जो कि निर्वाचित नहीं है, जो कि जनता द्वारा चुना हुआ नहीं है। ये तो मिलिट्री का कमांडर रहा है, मिलिट्री के बड़े पद पे रहा है, इसलिए इसने सेना का शासन अपने आप में यहाँ पे सत्ता बिठा ली है। तो इन लोगों को चुनने का मौका है, ये बात करेंगे, पर इनके किसी भी फैसले को वो चेंज कर देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां पर परवेज मुशर्रफ नवाज शरीफ को हटा करके अपनी सत्ता बिठा लेते हैं, जो कि गलत बात है। पाकिस्तान पर सेना की हुकूमत थी, हालांकि सैनिक शासकों ने अपने शासन को लोकतांत्रिक जताने के लिए चुनाव कराया। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, जनरल जो परवेज मुशर्रफ है उन्होंने अपने शासन को लोकतांत्रिक जताने के लिए, दिखाने के लिए कि देखो साहब हमारी जो व्यवस्था है वो लोकतांत्रिक है। अब राष्ट्रीय असेंबली है, प्रांतीय असेंबली जो बनाई गई है, नेशनल और प्रोविंशियल स्टेट असेंबलियां जो बनाई गई है, उसमें बोला कि यहां पर जनता के द्वारा वोट डाला जाएगा और लोग चुनकर के यहां पर आएंगे। यहां तक कितना सिस्टम आपको साफ सुथरा अच्छा लग रहा है, परंतु एक शब्द कि इनके किसी भी फैसले को मैं बदल सकता हूं, मतलब परवेज मुशर्रफ जो है वो बदल सकते हैं, और जो वो हैं वो जनता से बिल्कुल भी निर्वाचित नहीं है, वो बिल्कुल अपनी मर्जी से ही काम कर रहे हैं। 2008 से पाकिस्तान में लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए नेता शासन कर रहे हैं। तो 2008 से पाकिस्तान में लोकतांत्रिक तरीके से जो चुने गए नेता हैं वो शासन कर रहे हैं। तो हमारा देख लेते हैं 1947 से 1958 तक क्या है, डेमोक्रेसी डी। 1958 से 1971 तक अगर हम बात करें तो मिलिट्री शासन। 1971 से 1977 की बात करें तो डेमोक्रेसी। 1977 से 88 की बात करें तो फिर मिलिट्री शासन, और 1988 से 1999 की बात करें तो फिर डेमोक्रेसी। 1999 से 2008 की बात करूं तो फिर मिलिट्री शासन, और 2008 से अभी 8% तक डेमोक्रेसी। ठीक है, तो आप देखिए डेमोक्रेसी फिर मिलिट्री फिर डेमोक्रेसी फिर मिलिट्री फिर डेमोक्रेसी फिर मिलिट्री और फिर डेमोक्रेसी।
पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी न बन पाने के कई कारण हैं। अब जैसे कि आप भी ये सोच पा रहे होंगे कि जब दक्षिण एशिया के 7 देश हैं, 7 में से 6 में लोकतंत्र अच्छे सही प्रकार से स्थापित हो चुका है, तो पाकिस्तान में ऐसा क्या कारण है कि वहां पर लोकतंत्र स्थायी नहीं हो पा रहा है, फिक्स नहीं हो पा रहा है, मतलब लोकतंत्र रेगुलर नहीं चल पा रहा, क्यों बार बार में मिलिट्री का शासन आ रहा है। यहां सेना, धर्मगुरु और भूस्वामी अभिजनों का सामाजिक दबदबा है। देखो पाकिस्तान में जो ज्यादा दबदबा है, जो ज्यादा मतलब बात मानी जाती है, जो किसी का ज्यादा वर्चस्व है, वो किसका है? सेना का। ठीक है, सेना का है। धर्मगुरु का मतलब हो गया जैसे कि हर धर्म के जो गुरु होते हैं, जो स्पिरिचुअल लीडर्स जो होते हैं, वो उनका वहां पे ज्यादा दबदबा है। भूस्वामी अभिजन, भूस्वामी मतलब जो जमीनों के बड़े बड़ी जमीनों के मालिक हैं, ऐसे लोग, उन लोगों का ज्यादा सामाजिक दबदबा है। इसकी वजह से कई बार निर्वाचित सरकारों को गिराकर सैनिक शासन कायम हुआ है। अब सेना का, धर्मगुरु का, भूस्वामी अभिजनों का, इनका ज्यादा दबदबा होता है। तो जब बहुत सी बार जो निर्वाचित सरकारें हैं, उन निर्वाचित सरकारों को गिराकर करके क्या करा जाता है? सैनिक शासन कायम कर लिया जाता है। जैसे कि हमने देखा 1977 में जुल्फिकार अली भुट्टो को हटाया गया, 1999 में नवाज शरीफ को हटाया गया। तो जो निर्वाचित सरकारें थी उनको हटा करके सैनिक शासन कायम कर लिया जाता है। पाकिस्तान की भारत के साथ तनातनी रहती है। तो देखो पहला कारण तो क्या है जिसके कारण वहां पर स्थायी नहीं हो पा रहा है? पहला कारण तो यह है कि यहां पर सेना, धर्मगुरु और भूस्वामी अभिजनों का दबदबा रहता है, जिसके कारण निर्वाचित सरकारों को गिरा कर करके सैनिक शासन कायम कर लिया जाता है। दूसरा कारण क्या है? पाकिस्तान की भारत के साथ तनातनी रहती है, मतलब दोनों के बीच में नोक-झोंक झगड़ा चलता रहता है। इस वजह से सेना समर्थक समूह ज्यादा मजबूत है और अक्सर ये समूह दलील देते हैं कि पाकिस्तान के राजनीतिक दलों और लोकतंत्र में खोट है। अब जो सेना समर्थक समूह है, जो ये चाहते हैं कि देश पर किसका शासन होना चाहिए? सेना का शासन होना चाहिए। जो सेना को समर्थन करते हैं, क्योंकि भारत के साथ तनातनी है तो उनको लगता है कि नहीं साहब सेना मजबूत रहनी चाहिए, इसलिए वो सेना को ज्यादा समर्थन करते हैं। और वो ये कहते हैं कि जो पाकिस्तान के राजनीतिक दल है और जो पाकिस्तान में लोकतंत्र है, उसमें खोट है, उसमें कमी है। पाकिस्तान का लोकतंत्र सही नहीं है, पाकिस्तान के जो राजनीतिक दल है, पॉलिटिकल पार्टी है, वो सही नहीं है। इसलिए सेना क्या है? सेना शासन करे, सेना रूल करे, जिससे कि जो भारत के साथ तनातनी है उस समय में कभी भी युद्ध हो जाए तो सेना एक साथ एक्टिव होकर के एक्शन ले सके। राजनीतिक दलों के स्वार्थ साधन तथा लोकतंत्र की धमाचौकड़ी से पाकिस्तान की सुरक्षा खतरे में पड़ेगी। अब जो वहां के लोग या सेना में जो लोग हैं, जो सेना के शासन का समर्थन करते हैं, वो लोग क्या कहते हैं कि राजनीतिक दल क्या अपने स्वार्थ साधने में लग जाएंगे, वो सिर्फ अपना फायदा देखेंगे, वो देश की बात नहीं सोचेंगे, वो स्वार्थ साधने में खुद का फायदा देखेंगे और लोकतंत्र की धमाचौकड़ी, धमाचौकड़ी का मतलब क्या होता है कि बिल्कुल अफरा तफरी मच जाना। अब लोकतंत्र में तो क्या है, सबको बोलने की भी छूट होगी, आजादी होगी, ये भी कर लो, वो भी कर लो। अब सब कोई कभी विरोध करेगा, कभी क्या होगा, कभी क्या होगा। इस चक्कर में क्या होगा, जो देश का सुरक्षा का मुद्दा है उसको भूल जाएंगे और सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। ठीक है, जो सेना को समर्थन करते हैं कि सेना का शासन होना चाहिए, ऐसे उन लोगों के बयान है कि राजनीतिक दल और लोकतंत्र में खोट है। और राजनीतिक दल क्या है, अपने स्वार्थ को साधने में देश की सुरक्षा को भूल जाएंगे, लोकतंत्र की धमाचौकड़ी के कारण जो सुरक्षा है वो खतरे में आ जाएगी। तो भाई 47, 65, 71 और 99 4 युद्धों के समय में, जिसमें से आप चलो 47 और 99 का समय छोड़ दो तब लोकतंत्र है, पर बाकी 2 समय में तो सेना का शासन था ना। ठीक है, तब तो सेना का शासन था, तो कौन से भारत से आप लोग जीत लिए? नहीं जीत पाए ना। तो सुरक्षा खतरे में। देखिए ये सिर्फ नजरिए की बात होती है बेटा। भारत ने हमेशा लोकतंत्र को समस्याओं का समाधान देखा है और बाकी देशों ने लोकतंत्र को समस्या की जड़ समझा है कि लोकतंत्र समस्या की जड़ है। यही बात हम स्वतंत्र भारत की राजनीति में समझ करके आए। और उसके अलावा आप देखिए भारत में जितनी विविधता है, भारत में जितने आंदोलन हुए, भारत में जितने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए, उसके बावजूद भी भारत में लोकतंत्र कायम है, क्योंकि भारत की सरकारों में, भारत के नेताओं में, भारत की जनता में लोकतंत्र को कायम रखने की इच्छा है। ठीक है ना, पर इनमें नहीं है। इस तरह ये ताकतें सैनिक शासन को जायज ठहराती है। तो भैया 2 कारण हो गए, पहला तो वहां पे सेना, धर्मगुरु और भूस्वामियों का दबदबा है, और दूसरा पाकिस्तान की भारत के साथ तनातनी रहती है, इसलिए सेना को ठीक ठहराया जाता है। लोकतंत्र तो खैर पाकिस्तान में पूरी तरह सफल नहीं हो सका, लेकिन इस देश में लोकतंत्र का जज्बा बहुत मजबूती के साथ कायम रहा है। मतलब ऐसा कहा जाता है कि लोकतंत्र तो सफल नहीं हो पाया, परंतु जो वहां के लोग हैं वो लोकतंत्र का, उनमें जज्बा है कि नहीं साहब लोकतंत्र अच्छा है।
पाकिस्तान में अपेक्षाकृत स्वतंत्र और साहसी प्रेस मौजूद है और वहां मानवाधिकार आंदोलन भी काफी मजबूत है। मतलब माना जाता है कि वहां की जो प्रेस है, जो वहां की मीडिया है, वो काफी स्वतंत्र है, वो किसी के भी दबाव में नहीं है, सेना के, सरकार के किसी के भी दबाव में नहीं है, और साहसी है, बोल्ड है। बोल्ड होने का मतलब, साहसी होने का मतलब क्या है? डरती नहीं है, निडर है, जो बोलना है सो बोलना है। और वहां का जो मानवाधिकार आंदोलन हुए वो भी काफी मजबूत हुए हैं। मतलब लोगों में इच्छा है लोकतंत्र की। पाकिस्तान में लोकतांत्रिक शासन चले, इसके लिए कोई खास अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी नहीं मिलता। तो तीसरा कारण क्या आ जाता है कि कोई अंतर्राष्ट्रीय समर्थन नहीं मिलता। पाकिस्तान में लोकतांत्रिक शासन चले, इसके लिए कोई भी अंतर्राष्ट्रीय समर्थन या इंटरनेशनल जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। इस वजह से भी सेना को अपना प्रभुत्व कायम करने के लिए बढ़ावा मिला है। तो मतलब सेना कभी सपोर्ट नहीं मिला कि नहीं पाकिस्तान लोकतंत्र को बढ़ावा दे, इसलिए वहां जो सेना है, तो जब कोई नहीं होता तो सेना अपना शासन जमा लेती है, यहाँ साहब हम ही पावरफुल है, इसलिए सेना अपना प्रभुत्व कायम रखती है। अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी देशों ने अपने अपने स्वार्थों से गुजरे वक्त में पाकिस्तान में सैनिक शासन को बढ़ावा दिया। अब देखिए, अमेरिका हो गए और बाकी जो भी पश्चिमी देश है वो अपने अपने स्वार्थ, देखिए अमेरिका के लिए वैसे ये बात कही जाती है कि अमेरिका किसी का भी सगा नहीं है अमेरिका सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ देखता है, अपने फायदे देखता है। अमेरिका हो गए, बाकी जो पश्चिम के देश है, उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए भी क्या है, पाकिस्तान में सैनिक शासन को बढ़ावा दिया। पाकिस्तान में सैनिक शासन को बढ़ावा दिया है। ठीक है, सैनिक शासन को बढ़ावा क्यों दिया गया? एक तो ये कारण था कि भैया एशिया में क्या है कि कोई बड़ी शक्ति खड़ी ना हो जाए। ठीक है, तो अब पाकिस्तान में आप जैसे देखते हैं कि टेररिज्म जो है, आतंकवाद का भी थोड़ा सा बोलबाला ज्यादा रहता है, तो उस की मदद लेते हुए जो पश्चिमी देश है कभी कभार आसपास के देशों में अटैक भी करवा देते हैं, और वो चाहते नहीं कि कोई देश कोई बड़ी शक्ति बनकर के उभरे जो उनको टक्कर दे, पर अमेरिका को और पश्चिमी देशों को। इन देशों को उस आतंकवाद से डर लगता है जिसे ये देश विश्वव्यापी इस्लामी आतंकवाद कहते हैं। तो अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों को उस आतंकवाद से डर लगता है जिसको क्या विश्वव्यापी इस्लामी आतंकवाद कहा जाता है। इन देशों को यह भी डर सताता है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार कहीं इन आतंकवादी समूह के हाथ ना लग जाए। तो इन देशों का यह भी मानना है कि अगर सेना का शासन रहेगा ना, तो ये जो एटॉमिक बम है, परमाणु हथियार है, इनको कभी भी क्या है, आतंकवादी जो ग्रुप है, आतंकवादी समूह है, वो नहीं ले पाएंगे। पर लोकतंत्र में हो सकता है सरकारें कमजोर हो, गठबंधन की सरकार है, वो सही से काम नहीं कर पा रही, तो आतंकवादी कभी उन पर हावी हो जाए। पर सेना का शासन रहेगा तो वो हावी नहीं हो पाएंगे, और वो परमाणु जो हथियार है वो कभी भी आतंकवादियों के हाथ नहीं लग पाएंगे। इन बातों के मद्देनजर पाकिस्तान को ये देश पश्चिम तथा दक्षिण एशिया में पश्चिमी हितों का रखवाला मानते हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए जो पश्चिमी देश है, अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के जो देश हैं, वो पाकिस्तान को क्या मानते हैं कि पश्चिम का और दक्षिण एशिया में पश्चिमी हितों का रखवाला मानते हैं, कि दक्षिण एशिया में अगर पश्चिम के हित कोई ध्यान रखे तो वो पाकिस्तान रखेगा। अभी आपको ये बात भी पता है कि 1971 में जब भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी, तो उसमें अमेरिका गुपचुप में पाकिस्तान को मदद कर रहा था, पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, समर्थन दे रहा था। तो यहां पर 3 कारण हम लोग देखते हैं जिस कारणों के कारण पाकिस्तान में लोकतंत्र कहीं ना कहीं स्थायित्व रूप से सफल नहीं हो पाया। और क्या क्या कारण है? पहला, सेना का, धर्मगुरुओं का, भूस्वामी अभिजनों का दबदबा होना, और दूसरा कारण पाकिस्तान की भारत के साथ तनातनी होना, और तीसरा कोई अंतर्राष्ट्रीय जो समर्थन है वो जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। सभी देशों ने कहीं ना कहीं पाकिस्तान को एक यूज करने के नजरिए से देखा है, परंतु ये चीज पाकिस्तान को सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए थी कि भैया सब अपनी जगह है, पर हमें लोकतंत्र को बनाए रखना है, डेमोक्रेसी को बनाए रखना है। ये जो पूरी कहानी आज आप लोगों ने पढ़ी, ये पाकिस्तान की कहानी है। ठीक है, पाकिस्तान में कब लोकतंत्र आया, कब सेना का शासन आया, सेना लोकतंत्र का शासन मिक्स सा वहां पर चलता रहता है। ठीक है, और अब जो अगली जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे बांग्लादेश के बारे में पढ़ेंगे, और हम आगे ये भी जानेंगे कि इन देशों के साथ, जो दक्षिण एशिया के देश, उनके साथ भारत के कैसे संबंध है, उन पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। परंतु आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आपको आज के लेक्चर में कोई भी समस्या, कोई भी डाउट आई हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्लीज ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज का लेक्चर कैसा लगा वो भी बताएं। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है टेलीग्राम चैनल का, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।